अस्सलामुअलैकुम, फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, एक मरतबा फिर आपको भी ईद मुबारक। और हमारे जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं पाकिस्तान के नामवर कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार, दानिश्वर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक सर आपको। आपको भी खैर मुबारक। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़रत अब्बास शाह साहब, पाकिस्तान का बल्कि दुनिया भर में जहां उर्दू शायरी पढ़ी जाती है जाना पहचाना नाम। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी ईद मुबारक। आपको भी। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के नॉम्बर कॉमेडियन आर्टिस्ट जवाद वसीम साहब। जवाद साहब, आपको भी ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका। दाएं जानिब हैं जनाब अदील बरकी साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं पाकिस्तान की गायकी की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम है। अदील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी ईद मुबारक। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं नज़र अब्बास साहब। बोलियाँ, पंजाबी बोलियाँ इनकी पहचान है और बहुत ही सुरीले हैं और बड़ी हकीकत के करीब इनकी जो गायकी है। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं नज़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, मेरा ख्याल हम डायरेक्टली नज़र साहब के पास जाते हैं और उन्हीं से हम आगाज़ करते हैं कि वो हमारे नाजरीन के लिए कुछ पेश करें, कुछ नज़र करें, कुछ नज़र करें। आप भी कुछ नज़र करें ना उन्हें। हम उनको नज़र करेंगे। बहुत अच्छा। हम फैसल साहब नज़र करम कर रहे हैं। तो जनाब नज़र अब्बास, आप गुलूकार हैं, नज़र पे जो है ना आपने अदील बरकी साहब की जो रग है वो बिल्कुल छेड़ दी है। हमारी तीनों की रग एक ही है ना। हाँ, ये बात है। और हम आपकी रगे जान से भी रगे नज़र बिल्कुल ठीक है जी। अब वो ये ना हो कि आप कहें नज़र अब्बास साहब की अब राग रोटी जो है उसमें मैं करूँगा। अंजम सलीम साहब की एक बोली जी जी। ओ मैनू रब है अकत रावरिया, हाँ मैनू रब है अकत रावरिया। ओ जदों दी मेरी मां टुर गई, ओ तू सांभ सांभ रख ये चिट्ठियां, हाँ नी तू सांभ जे तेरी किसे अखबार लई, ओ चिट्ठी चिट्ठी गली सुते आप भी आवे, हाँ चिट्ठी गली सुते आप भी आवे। ओए चिट्ठी
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ अदाओं से झलकती है आँखों से टपकती है कौन कहता है मोहब्बत पहचानी नहीं जाती। वाह वाह वाह। सिक्की ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ वाह वाह वाह। अच्छा एक और, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, परदेशियों के लिए अगर आप कुछ अता कर दें तो नवाजिश। आसफ सहारनी साहब दी बोली अपने परदेसियां दी नज़र। ईदा रोज नहीं होया दिया जलिया ओ ईदा ईदा अंदाज़ भी माशाल्लाह इरशाद साहब खूबसूरत। बिल्कुल। जवाद साहब, ईद के दिनों में जब आपके शोज़ या ड्रामाज होते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं, और अवेलेबिलिटी घर में फैमिली के लिए कैसे आप लोग करते हैं, और फिर अगर शोज़ में जाना हो तो फिर? हमारा जो शोबा है ना थिएटर, वो तो मी आया, नेहरी आया, मौत आया, शादी आया। यानी मेरी शादी थी तो मैं शेरवानी पे आके ड्रामे पे आया हुआ था। अच्छा। बहुत अच्छी। तो मेरे भाई को फायर लगा हुआ था तो मैं ड्रामे पे आया हुआ था। अच्छा। अब आज ये हमारे माफ़ी है ही नहीं। नहीं, तो ससुराल वालों ने एतराज़ नहीं किया आप शादी पे ही शेरवानी पहन के? किसने एतराज़ किया? ससुराल वालों ने एतराज़ नहीं किया? ससुराल तो इंतज़ार कर रहे थे कि कल साड़ी कुड़ी आके घरे की खबर देती। अच्छा। आज मेरी बेगम लड़ती है, रोज़ ही लड़ती है कि तू देर से आता है। मैं कहा उस दिन मैं लड़ना सी ना, तो मैं ड्रामे तो 2 बजे आया सी पहले दिन ही। तो कहना सी भी आज जड़ा 2 बजे, आज जो 2 बजे आया है ये बाकी कब आएगा? उस वक्त को फैसला कर दी। अब जब जिंदगी गुजर गई, कब्र में टांगे मुंह से बाहर फिरन रहे थे, मैं कहा उनका दी लड़ाई। तो हमारे ये शोबे में ये है, एक तलखी है कि हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 700-800 आदमी से कमिटमेंट होती है। उनके क्या लगे कि हम खुशी हैं। तो ईद पे भी ऐसे होता है, घर मेहमान आए होते हैं और हम थिएटर पे होते हैं। बड़ी बात। सही है। एक फिर कमिटमेंट तो के लिहाज से कोई स्पेशल शो नहीं, थिएटर पे तो वही ड्रामा ही होता है। होता है ना कि भाई ईद का फलाना जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है, वो तो होता है ईद पे नया ड्रामा होता है, भाई यही होता है। सही है। वैसे इरशाद साहब, ये अखबार नवीस क्योंकि आप लेट जाते हैं तो वो कैसे मैनेज करते हैं? उनकी बेगमात के क्या तासुरात होते हैं? ज़ाहिर है देखें जी, जो तो तजुर्बा भी बताएं और हमारी रहनुमाई भी करें। जो अखबार नवीस शादी के फौरी बाद ये बात समझा जाता है कि ये मेरा जो, बल्कि पहले शादी से पहले ही अगर ससुराल में ये बात बता दी जाए कि भाई मेरा प्रोफेशन ये है, इसमें रात दिन का कोई ख़ास होता नहीं है। तो एक दौर ऐसा भी था जब ईद की भी अखबारात में सिर्फ एक छुट्टी होती थी। यानी ईद वाले दिन आप छुट्टी करेंगे, दूसरे दिन आप दफ्तर बैठे होंगे और तीसरे दिन भी आप दफ्तर बैठे होंगे। अब तो खैर 2 छुट्टियां होती हैं। और दूसरा जो हमारे एक न्यूज़ एडिटर थे जंग अखबार में, मंसूर साहब, वो एक बात कहा करते थे। वो कहते थे कि जी पता नहीं कुदरत को ये मालूम ही नहीं था कि अखबार भी आएंगे, कम से कम ये दिन और रात का कोई सिस्टम नया बना देते, क्योंकि अखबार नवीसों की बड़ी तादाद ये है जिनकी सारी उम्र रात की ड्यूटी होती है और उनको दिन का पता ही नहीं होता। बिल्कुल। वो जब घर जाते हैं बच्चे सोए होते हैं, और जब वो घर से निकलते हैं तो बच्चे स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, और मुलाकात
कई कई हफ्ते कई कई महीने नहीं होते। वो लतीफ़ा भी है ना कि साफियों के बच्चे यूं बड़े होते हैं। तो उसके बाद सिर्फ बचत उन्हीं लोगों की होती है जो पहले दिन समझाने में कामयाब रहते हैं कि भी हमारा तो प्रोफेशन ऐसा है, तो इस तरह ही चलेगा। और जो लोग मेहनत करते हैं फिर वो इससे निकलते भी हैं। और बाकी सब ये सिंगर्स, मेरा सवाल आपसे ही है, गुलकार उनका क्या है? क्या वो ये समझा पाते हैं काम है तो हम जाएंगे बाहर, लेट आएंगे कोई पता नहीं, या काम नहीं है तो फिर भी हम जाएंगे बाहर? फैसल, आप लोग बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि बड़ी अज़मत है अपनी फैमिली, अपने बच्चे और प्रीशियस मोमेंट छोड़ के उनके रिज़्क़ के लिए जाना कि अपने शौक़ के लिए थोड़ी, अब जवाद साहब अपने शौक़ के लिए थोड़ी जाते हैं। और अगर ये शौक़ कहें तो मैं इनकी मुखालफत करूँगा कि इतनी सीनियर एज में पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। इसे छोड़ के पैसों के लिए अगर कोई जाता है तो वो बदनसीब है। और परदेसी जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें मेरे दिल से दुआएं हैं कि या अल्लाह इस वतन को इतना प्यारा और इतना कामयाब बना दे कि पैसे के लिए कोई पाकिस्तानी बाहर ना जाए। खूबसूरत। यहाँ तो आप पूरी फैमिली के साथ होते हैं, वो अकेला परदेश में बैठा हुआ। कई दफ़ा क्योंकि मैं मुल्क से बाहर ज़्यादा रहता हूँ तो एयरपोर्ट पे मैं देखता हूँ कोई ऐसा बंदा आता है जैसे अपनी दिहाड़ी या मजदूरी से आया, काला पीला नीला, जल्दी से अपना बोर्डिंग पास बना के बाथरूम में भागता है और नए चो करते कपड़े पहनता है, नए जॉगर, टैग भी नहीं लगे होते। यानी कि उतरेगा तो वो इमेज देगा कि वो बहुत सुखी है, वो सुखी बहुत खुश है। तो वो एक बंदा जो फैमिलियाँ छोड़ के ईद वाले दिन भी घर नहीं होता, वो सहाफ़ी है, वो अदाकार है, वो कलाकार है, वो प्लेयर है, वो जो भी है, बड़ी बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और जिन लोगों ने अभी हमें ट्यून इन किया है उनको हम ईद मुबारक भी कहेंगे। शाह साहब, ये जो शुअरा हैं उमूमी तौर पे इनकी जो बेगमात हैं उनका बर्ताव क्या होता है? क्या घर में यही सवालात होते हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन नहीं रहे, आप अपनी दुनिया में हैं, इधर शायर को आमद हो रही है, उधर बेगम साहिबा अपने जो तहफ़ुज़ात हैं, गुजारिशात नहीं, बेगम साहबा कह रहे हैं जाके ज़रा प्याज लेके आलू ले। कभी ऐसा हुआ है? ये फीलिंग्स क्या हैं और कैसे इसको आप टैकल करते हैं? अच्छा, मेरे चूँकि सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो यूँ कि बचपन से मुझे ये एहसास था कि मैंने उस तरह का शायर नहीं बनना जिसे पागल कहा जाता है, जिससे ना तो घर वाले कबूल करते हैं, ना मोहल्ला कबूल करता है, ना रिश्तेदार करते। तो मैं यानी मुख्तलिफ था। फिर देखे मार्शल आर्ट की मेरी ट्रेनिंग, एक बंदा इसमें वर्ल्ड चैम्पियन होना, फिर नफ्सियात फ़लसफ़े का तालिब इल्म होना, वो मेरा डिफरेंट, मैं इतना प्रैक्टिकल हूँ कि मुझे कम से कम 16 शोबे हैं जिनमें मैंने कुछ ना कुछ FA किया है। कॉलम भी, मूसीकी भी और शायरी, और मैं दुनिया का पहला इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस मॉडल बनाया मैंने। अच्छा। जो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है। अच्छा। उस लेवल की वहाँ पे रिसर्चेज हैं। इकोनॉमी की थेरी दी, अभी मैंने उर्दू की पहली थेरी दी है, परसेप्शनिज़म, और जो उर्दू का इदराकी तनकीदी दबिस्तान। हमारे पास तनकीद की थेरी कोई नहीं थी, तो मेरे हिस्से में यह है। मैं तो इसलिए मेरे साथ ना मेरे घर में ये मामला कभी हुआ है कि मैं कुछ ख्यालात में गुम हूँ या, लेकिन आप ये देख लें कि लिखा भी अल्लाह ने मुझे इतना दिल खोल के शायरी दी है कि अभी 52 मजमूए तो मेरे शायाशुदा हैं, 2-4 पढ़े हुए हैं। टोटल 70 किताबें हैं जिनमें थेरीज भी हैं, नफ्सियात की भी हैं। और हाल ही में मैंने साइकोलॉजी में जो PhD की है वो 6 मज़ामीन में PhD है, इंटरडिसिप्लिनरी है। तो अब ये देखें कि मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ और ज़िंदगी में मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया, इसलिए। और उनको भी पता है, मेरे घर में भी सबको पता है कि अब्बा प्रैक्टिकल आदमी है, इसकी अप्रोच जो है पॉजिटिव है, मुस्बत सोच रखने वाला है। तो इसलिए मेरे साथ बिल्कुल जॉन एलिया वाला मामला नहीं हुआ। सही है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल है इसका फ़ायदा उठाते हुए शाह साहब को आपने बात तो सुन ली है जी, तो कुछ मेरे ख्याल है तहत लफ्ज़ कुछ हो भी जाए। हाँ, बिल्कुल हो जाए। और अगर परदेसियों की जो बात बरकी साहब कर रहे थे उनके लिए कुछ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, आपने कभी ये आवाज़ नहीं सुनी, हाँ डी सड़न वाली है, थोम लेके आ? ये आवाज़ कभी नहीं सुनी? लेके आ, नहीं, बदतमीजी नहीं होती। नहीं, ये तो मोहब्बत होती है बरकी वो मैंने साहब। पहले दिन ही समझा दिया था कि सब्जी वाला चक्कर है। मैं बाहरों लाया जो शाह साहब ने कहा जिस तरह। मैं सुनाता हूँ परदेशों के, तो मुझे पता है वतन किस कदर ज़रूरी है।
वाह मुझे पता है वतन किस कदर ज़रूरी है। वतन किस कदर ज़रूरी है वाह वाह कि मैंने उम्र गुजारी है तारकीन के साथ। वाह 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 बहुत अच्छी। गुजारी है तारकीन। एक गज़ल के चंद शेर के, जी इरशाद। देख लेना कि किसी दुख की कहानी तो नहीं, देख लेना किसी दुख की कहानी तो नहीं, ये जो आंसू हैं कहीं उसकी निशानी तो नहीं। वाह जिस तरह शहर से निकला हूँ मैं बीमार तेरा, जिस तरह शहर से निकला हूँ मैं बीमार तेरा, ये उजड़ना है कोई नकल मकानी तो नहीं। वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। दिख रही है, ये अब आपकी नज़र है शाह साहब की, कि दिख रही है जो मुझे साफ तेरी आंखों में, वाह दिख रही है जो मुझे साफ तेरी आंखों में, तूने ये बात कहीं मुझसे छुपानी तो नहीं। वाह 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 बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत अच्छे। वाह दोबारा बड़ा दोबारा प्यारा कहिए। शेर है। दिख रही है जो मुझे साफ तेरी आंखों में, तूने ये बात कहीं मुझसे छुपानी तो क्या नहीं। बात जी। क्या बात और बिछ गई है तेरे मातम को जो अब किस्मत से, मैंने ये सफ दिले सहरा से उठानी तो नहीं। वाह वाह मुकर्रर और कितने ही दर्द बहाने से मेरे पास आकर, कितने ही दर्द बहाने से मेरे पास आकर, देखते हैं कि मेरी शाम सुहानी तो नहीं। वाह 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 बहुत अच्छे। क्या बात। क्या बात। ये जो हर मोड़ पे आ मिलती है मुझसे फरहत, ये जो हर मोड़ पे हर मोड़ पे आ मिलती है मुझसे फरहत, बदनसीबी भी कहीं मेरी दीवानी तो नहीं। वाह 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 वाह। ये जो आ रही है बूढ़ी सी, जरा देखना मेरी नानी तो नहीं। जनानी तो नहीं। अच्छा न्याय साहब, नानी ऑब्वियसली शायरी से आपको शगफ तो है, और तो कभी खुद कोई आमद हुई हो या नहीं, ये असल में ये अल्लाह की देन होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वो बड़ा मुश्किल है कि जो बंदे पैदा करें। मसलन मेरा ख्याल है कि अब हम देखें दो बड़े शोरा को, गालिब को, इकबाल को, तो बुनियादी तौर पे दोनों के पास एक बहुत बड़ा तख़य्युल तो था अपने अपने एरिया में। तो वो अगर शायरी ना करते तो नसर में ही कमाल करते। लेकिन फिर उसके बाद उनको कनेक्ट जो मिला कि मेरा ख्याल है कि इकबाल को तो आप ये कहें कॉम्प्रीहेंसिवली शायरी के अंदर इस तरह दीन पेश किया है कि समझ नहीं आती कि वो दीन बेहतर था शायरी। तो ये शायरी ऐसी चीज़ है कि ये गिफ्टेड होती है गॉड की। बहुत सारी चीज़ें, टैलेंट जितना भी होता है, जिस तरह का होता है, जिस फील्ड का हो, मेरे ख्याल शायरी तो ये बड़ा। बक्की साहब से कुछ सुन लें, फिर जैसे उससे मजीद में। जी शाह हुसैन। शाह हुसैन की काफ़ी के कुछ अशार। मेरे जर दिल दे
बहुत फरमाइश पे ये आलम शौक का देखा ना, वो तो मेरे दिल में घुसा हुआ जो आपने कहा था। ये किन नजरों से तूने आज देखा कि तेरा देखना देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए। अच्छा सर, आपका जो तालिब इल्मी का ज़माना है वो बड़ा भरपूर ज़माना था। मुखालफतें भी थीं, मोहब्बतें भी थी, अदावतें भी थी, दोस्तियाँ भी थीं। ये जो आज कल्चर है कि जब सियासी इख्तलाफ आपका है, ख़ास आप तालिब इल्म के तौर पर, सहाफ़ी के तौर पर, सियासतदान के तौर पर, सियासी वर्कर के तौर पर, वो एक दुश्मनी का रूप धार लेता है, बोल चाल बंद हो जाती है, तलखी हो जाती है। क्या उस दौर में भी ऐसा था या दोस्ती और मुखालफत साथ साथ चलती थी? मेरा ख्याल है दोस्ती तो बहुत साथ साथ चलती थी, क्योंकि आप इकट्ठे रह के चाहे कितना ही एक दूसरे से नाला रहें या इख्तिलाफ राय रखें, लेकिन इकट्ठे रहने से जो आपकी एक मानूस हो जाते हैं या उनसीयत होती है, वो अगर उस वक्त पूरा रंग ना भी जमाए तो बाकी ज़िंदगी में वो आपको हॉन्ट करती रहती है। इससे आप देखें कि जो हमारे वक्त में हमारे जो नज़रियाती मुखालिफ थे, उस वक्त ज़रा फ़र्क किस्म की चीज़ें थी। मैं तो बल्कि बड़ा एडमायर करता हूँ उस ज़माने में कि एक चीज़ जो कदर मुश्तरक थी हमारे मुखालफीन में, चाहे वो क्या जो कम्युनिज़म लाना चाहते थे या जो इस्लाम लाना चाहते थे, कि वो एंड ऑफ द डे वो एक सेल्फलेस काम था, एक आइडियलिज़म था उसके अंदर। वैसे भी सियासत जो है एक आइडियलिज़म का काम है, वो तो मौजूदा जो सियासत है वो पूरी की पूरी मुंतकिल हो गई है एक आम ऐसी सियासी जमातों में जो नज़रियात से नहीं उठी हुई, एक प्रैग्मेटिज़म पे बनी हुई है। तो इसलिए मैं मिस करता हूँ उस तरह की सियासत को। क्या इख्तलाफ हैं तो उसमें या जो फ्यूड है अंदर एक दूसरे से जो है वो उसकी सख्ती शायद उससे थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन जो डिज़ास्टर है कि उसके अंदर एक आइडियलिज़म नहीं है या एक वो करैक्टर नहीं है जो होना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा शाह साहब, आपकी एक यूट्यूब सीरीज़ में देख रहा था, उसमें एक टर्म आप एक कैरेक्टर करते हैं, बगल गिरवी साहब गालिबन, अल्लामा बगल गिरवी साहब। ये कहाँ से आमद हुई, इसका मतलब क्या है? असल में ये जब हमने शुरू किया लाहौर टीवी, पाकिस्तान का पहला सोशल मीडिया टीवी चैनल बना के, और उस वक्त तो मजाक ही कर रहे थे सारे दोस्त के यार ये क्या है। और मुझे मेरी चूँकि स्टडी थी, मुझे पता था कि ये सोशल मीडिया जो है डोमिनेट कर जाएगा सबको, तो हमने शुरू कर दिया पहले ही। तो मेरे जो बच्चे थे ना, ये एक शामिर है अभी तो वो जो पाकिस्तान के जो बेस्ट 2-4 यूट्यूबर हैं उनमें से, छोटा था बच्चा था, तो इसने प्रैंक्स करने और वो मुझे पसंद ना आने बुज़ुर्गों के साथ, ख़वातीन, और मैंने उससे रोकना कि यार ये तुझे कोई मारेगा या कुट खा के आते हो, या बच्चों को, ख़वातीन, बुज़ुर्गों को, इनको तो साथ शरारत ना कर। वो तो अब्बा जी आपको पता ही नहीं, आप पुराने ज़माने के आदमी हैं, ये प्रैंक्स हैं, ये चलता है सब ये। फिर मुझे कुछ उसकी लैंग्वेज पे एतराज़ होता था, और वो हर दफ़ा मुझे ये कहता था कि आपको क्या पता ये प्रैंक्स क्या होते हैं और ये यूट्यूब और मॉडर्न। मैंने फिर उसे 2-3 बार समझाया कि यार मुझे ये ना कहीं आइंदा, तो उसने फिर कह दिया। तो मैंने वो, मेरा एक करैक्टर था जो मैंने रेडियो पे प्रोग्राम किया वरियाम के नाम से, वो जंग की ज़बान में, बिल्कुल एक जांगली जो हमारी, हमें फ़ख्र है उस पर, वो ज़बान ठेस, उस पर हमने वो किया। तो वो मैंने जब ये सोचना शुरू किया तो मैंने कहा फिर अब मैं उससे मुकम्मल मुख्तलिफ मैं बरक्स उसके करता हूँ। ये एक लखनवी कैरेक्टर है जो उर्दू भी नस्तालीक, तलफ़ुज़ कमाल का, और मुझे ये था कि लोग, बच्चे हमारे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ के उर्दू भूलते जा रहे, और एक जहन में ये था। दूसरा ये था कि कॉमेडी वो कहाँ चली गई 50-50 वाली, और ये अब बेहूदगी वल्गैरिटी वाली कॉमेडी ये डोमिनेट कर रही है। तो मज़ा तो शाइस्ता भी हो सकता है जो फैमिलियों में बैठ के, बच्चों में, बेटियों बहनों। तो फिर मैंने वो कॉमेडी दी, उसमें प्रैंक्स किए, ख़त को रिवाइव किया, लेटर प्रैंक्स मेरे दूसरी ज़बानों में हुए हैं ट्रांसलेट,
कि ख़त लोग भूल चुके हुए थे। एक बच्चे से मैंने पूछा कि तू इसमें ग्रामी, तो उसे नहीं पता था इसमें ग्रामी। इसमें ग्रामी क्या होता है? हाँ, और फिर इसी तरह मोरखा, अज लाहौर था, लखनऊ, कुछ चीज़ें रिवाइव की। और वो लोगों ने फिर मुझे बताया कि हम फैमिलीज में बैठ के देखते हैं और हिलेरियस है, हंसी। लेकिन तो वो आप अक्रॉस द रोक नहीं बॉर्डर भी उसकी बड़ी पजीराई हुई, जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती जी थी। मुझे यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, मदारिस से बड़े बड़े उलमा का फ़ोन तारिक जमील साहब ने एक दफ़ा किया, और कई लोग जिन्होंने कहा यार हम बड़े परेशान बैठे थे तो हम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो एक यहाँ बात हुई ना इरशाद साहब, आपको क्या पता है कि इस पे ज़रा मैं आपकी भी राय लेना चाहूँगा और जवाद साहब की भी, कि आज की जो नस्ल कहती है आपको क्या पता है ये किस हद तक बात दुरुस्त है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा गैप आ चुका है, ऐप्स इतनी ज़्यादा हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो कभी कभी लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज़रा वो तो संजीदा बात हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद का मौका है, जिन लोगों ने अभी हमें ट्यून इन किया है उनको हमारी तरफ से एक मरतबा फिर से ईद मुबारक। इरशाद साहब, यहाँ पे अब जनरेशन जी की बात होती है, जनरेशन अल्फ़ा की बात होती है, फिर जनरेशन एक्स जिसमें हम शुमार होते हैं वो उसकी बात होती है, आप लोगों की जनरेशन है। अब जो बात शाह साहब पहले कर रहे थे कि बच्चे कहते हैं कि आपको क्या पता है, क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मामलात इतने इन्हेंस हो चुके हैं कि जो इंसानी तसव्वुर में भी नहीं थे, और बातें उस हद तक जा चुकी हैं जो आर्टिफिशियली मैनेज होती हैं? नहीं, तो मैं क्या ये नस्ल दुरुस्त कहती है कि आपको मैं क्या ये पता है? समझता हूँ कि ये बच्चा जो हमारा बात करता है ना, वो रिएक्शन में करता है। ये अल्फाज हमने उनको सिखाए हैं। हमारे यहाँ एक ख़ास अंदाज है कि एक अनपढ़ बाप अपने डॉक्टर बेटे को कहता है कि तुम्हें क्या पता, मैं तो फ़लान उसका इस्तेमाल करूँगा, अगर मुझे ज़ुकाम होगा, बुखार होगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ये एक इंजीनियर बेटे को एक बाप जो होता है कह रहा होता है कि जी बिल्डिंग जो घर बन रहा है और वो सिविल इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है, वो नहीं इस तरह नहीं, तुम्हें क्या पता, मैं बताऊँगा किस तरह से होगा। तो अब वो चूँकि उसके पास इल्म ज़्यादा है, वो टेक्नोलॉजी से आगा है, मुझे कुछ इल्म नहीं है, तो अब वो रिएक्शन में फिर वो अब मुझे सुनना पड़ रहा है और वो ये कहता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब मैं उसको कह रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ अपनी उम्र का फ़ायदा उठा रहा होता हूँ, वो जब मुझे ये बात कर रहा है तो उसके पास इल्म मौजूद है। अल्लामा ने जो कहा है ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर। तो खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद करने की एक सूरत ये भी है कि जवानों को पीरों का उस्ताद करें। इस वक्त जो पाकिस्तान में बहरान है उसकी एक वजह भी यही है, सही है, कि हमारी नस्ल जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नौजवान नस्ल दुरुस्त फैसला कर सकती है। जी बिल्कुल ठीक है। और हमने क्या दिया है मुल्क को और वो क्या देना चाहते हैं मुल्क को, किस तरह सही है, देना ठीक है। जवाद साहब से इरशाद साहब एक जवाद साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जवाद साहब, ये आमतौर पर ये थिएटर पर जो एक बदजुबानी और उरियानी आई है, एक नुक्ता नज़र ये है कि जी ये पब्लिक डिमांड है, लोग जो देखना चाहते हैं हम तो वही दिखा रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं हम वही सुन रहे हैं। दूसरी तरफ एक नुक्ता नज़र ये है कि नहीं, ये लोगों पर ठूंसा जा रहा है, लोग ये ना देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, ये कमर्शियल डिमांड तो हो सकती है। तो आपका एक तवील तजर्बा है, आप क्या समझते हैं कि ये कमर्शियल डिमांड है या पब्लिक डिमांड है? देखिए, हमारे ज़माने में हमारे घरों में जिस ज़माने में जो हो रहा होता है ना वो थिएटर पे आ जाता है, ये याद रखें। अच्छा, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो सारे ड्रामे आज़ादी पे होते थे। ठीक। फिर जब पाकिस्तान बना तो सारे अदब पे होते थे, क्योंकि उस वक्त अदब का फिल्म बन रही थी और म्यूज़िक नए नए आ रहे थे, तो सारा थिएटर भी वही होता था। फिर जब माशरे में गाली शुरू हो गई और वालिदैन से गुस्ताखी शुरू हो गई तो वही थिएटर पे आ गया। ये थिएटर को सरमन प्लेस नहीं है, ये सोसाइटी का आईना है कि भाई हम ये हैं। और यही वजह है कि इस थिएटर को अगर पसंद नहीं करते 10,000 हज़ार की टिकट लेके कौन आता है। और हमने, क्योंकि हमने तो सुहेल साहब ने हमने बाकी स्ट्रगल किया है उस थिएटर के लिए, तो हम फ्लॉप हो गए। मुझे वो दिन याद है जब उमराव जान अदा ड्रामा हुआ है और सुहेल अहमद साहब एक लंबे स्ट्रगल के बाद स्टेज पे है और आगे लड़की का डांस हो रहा था मैं भी स्टेज पे था, तो मैंने लगा उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू किया। मैं फेल हो गया, वो जीत गया। तो हमने तो बहुत ट्राई किया है, लेकिन लोगों ने वो थिएटर को पसंद करना ख़त्म कर दिया। अब वो हमारे ड्रामे क्लासिक्स में पड़े हुए हैं।
अब अलहमरा जब वो ड्रामे करता है ना तो वो कहता है जी वो पुराने क्लासिक ड्रामे वो देख रहे हैं, नया वो रहा ही नहीं। सही। जब वो माशरे में चीज़ नहीं रही तो थिएटर पे भी नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। ना हमारा वो पुराने नाना जी हैं, ना वो दादाजी हैं, वो हमारा ना वो कल्चर रहा है, सारे ख़त्म हो गया। तो थिएटर भी तो वही है ना, थिएटर तो वही दिखाएगा जो आप हैं, उसी को लोग पसंद करते हैं। सही। अपनी बिगड़ी हुई शक्ल को आदमी पसंद करता है। जी अच्छा, ये जो आपने बात की थिएटर की, शाह साहब आपने तो वैसे कुछ नाम नहाद शुअरा के ख़िलाफ़ एक अलम भी बुलंद किया हुआ है, लेकिन ये जो शायरी हो रही है क्या वाक़तन मुआशरा ऐसा ही है, अब ये उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है? फ़ोन बज नहीं रहा, फ़ोन उठ नहीं रहा, फ़ोन कट गया, टू हो रही है, टाँ हो रही है, ये सब कुछ, और पॉपुलैरिटी भी है। मैं जवाद साहब की बात से 100% ना मुत्तफ़िक हूँ। या ये उससे आगे की कोई चीज़ हो रही मुझे है? ये बताएं कि इनके राइटर्स कितने हैं, ड्रामे लिखने वाले, स्क्रिप्ट कितने हैं? मैं खुद जो है स्क्रिप्ट का वो जो नहीं होते जो आर्ट काउंसिल बना देती है कमेटी जो है उसका मैं रहा हूँ। वो ऊपर नाम बदलते हैं, नीचे एक स्क्रिप्ट 8 बंदों को 8-8 साल वही भेजते रहते हैं कि पास कर दो। इनके तो ये हालात हैं। कोई डायरेक्टर कितने रह गए हैं, सुहेल अहमद साहब को इनको निकाल दें आप। इनके स्पॉन्सर कौन है, इनसे पूछें उनका कैलिबर क्या है, लेवल क्या है। ये बिल्कुल मैं नहीं, अगर ये रिफ्लेक्शन है तो जबर दिखाएं, मजबूरी दिखाएं जो मुआशरे में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। ये तो वो दिखा रहे हैं, तो जो कुछ दिखा रहे हैं सारा कुछ वो नहीं है। ये पैसे देख के कोई नहीं आएगा, ये अब अलग बात है ना। देखें 500 पे ड्रामे तो हो सकते हैं, नहीं मेरी बात सुने, इन्विटेशन पे हो सकते हैं, मगर पैसे करके कोई नहीं आता देख। नहीं, ये भी मैं समझता हूँ कि आज भी ये जो दो देखें, ये जो थियरीज हैं, जो दिखता है वो बिकता है। नकल असल से बेहतर है। ये बाकायदा बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे मुआशरों पर मुसल्लत की गई। ये बहुत खौफनाक काम है, हम तो सोचते नहीं उस तरफ। ये जो शायरी है, मैं ये जो अभी जो लोग जो छिछोरे जो हैं जिनको मैं मुख्तलिफ नाम देता रहता हूँ, ये इनको प्रमोट किसने किया है? ये किताब से वीडियो की तरफ मुंतकिल, इनके पीछे स्पॉन्सरशिपें इतनी बड़ी लगी हैं। ये रेख्ता वो उधर इंडिया से क्यों आए हैं, ये दुबई में सारा कुछ क्यों हुआ है? उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटियों को हिट की हैं, इन्होंने इकबाल को निकाल के जॉन एलिया को नौजवान नस्ल का आइडियल बनाने की कोशिश की है, जो बिल्कुल एक ख़त्म आदमी है, जो मुआशरे का बर्बाद। वो बाकायदा इकबाल को रिप्लेस करना चाहते हैं उससे, ताकि नौजवान नस्ल बर्बाद हो जाए। नहीं साहब, आपकी तरफ आऊँगा, बल्कि आप पैगाम भी आपका जो ईद की निस्बत से है वो भी दीजिएगा। लेकिन एक सवाल जो अभी इन्होंने बात की कि पाकिस्तान बनने के बाद जो थिएटर था उसको अदब की तरफ लाया गया। एक थ्योरी ये भी है कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में जब थिएटर बंद हुए तो उसके बाद ये फ़ोहश और उरियाँ थिएटर इन लोगों को मौका मिल गया, उन्होंने आके यहाँ पे किया और फिर वो एक रिवायत बन गई। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा ही हुआ? और कितना इम्पैक्ट है शुअरा का, आर्टिस्ट का इस सोसाइटी पे, और जो अब हो रहा है ओवरऑल जो कम्युनिकेशन हो रही है, क्या वो एक नज़रियाती आइडियोलॉजिकल, इकबाल का आपने भी जिक्र किया, शाह साहब ने भी किया, हम उस नज़रिए की तरफ जा रहे हैं? जैसे जवाब दें, लेकिन मेरा अपना, मैं कोई बहुत ज़्यादा इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ड्रामा टीवी की सतह पे और थिएटर की सतह पर जितना अच्छा ड्रामा लिखा गया है, पेश किया गया ज़ियाउल हक के दौर में, उसके बाद नहीं हुआ। मेरा अपना नुक़्ता नज़र ये, बाकी नहीं से बता सकते। इकबाल जब पैदा हुआ था और जो उन्होंने कलाम किया है, क्या माशा उसके लिए तैयार था? अगर वो, मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने एक जो एक डिक्शन इंट्रोड्यूस करी है, हमारे उस्ताद बैठे हैं, इस डिक्शन से कोई वाकिफ नहीं था, खुद ही को कोई इस अंदाज में नहीं लिख सकता था। इस्तिआरे जो डेवलप किए, बड़े बड़े पाकिस्तान के, मैं नाम नहीं लेता हूँ, इन्होंने कुछ शायर शुरा का नाम ले लिए काट के, मैं नहीं लेता। एक हकीकत यह है कि मैं कहता हूँ कि इकबाल नाम वजूद में आता तो बहुत सारे लोग जो हैं जो बहुत बड़े इनकलाबी शायर बन के कहाँ तक पहुँचे, वो शायद उनका वजूद ही ना रहता। इकबाल के पास चॉइस थी कि वो गालिब बन जाते। मुआशरा जो होता है ना, मुआशरे के अंदर हर चीज़ की गुंजाइश होती है, मुआशरे को थोड़ी हो या ज़्यादा हो। मुआशरे के अंदर रंगीले के ह्यूमर की भी गुंजाइश है, मुआशरे के अंदर लहरी के भी, जो हमारे ज़माने के लोग हैं फ़र्ज के, उनकी गुंजाइश है। उस वक्त तो सारे लोग तहजीब के अंदर होते थे। जू मैनी लफ्ज़ों की बहुत गुंजाइश है, लेकिन जू मैनी लफ्ज़ एक खूबसूरत के अंदाज में भी आते हैं। बिल्कुल ठीक है, शाह साहब ने 80 से ड्रामे, मेरा ख्याल है कि ज़ियाउल हक के वक्त में जो टीवी देखा गया है और जो ड्रामे देखे गए हैं, रख को टूट गए हैं कि वारिस अगर ड्रामा देख लें
जी। तो गलियां सुनसान हो जाती थी। सही है। उसके बाद हमने किसी वर्ल्ड कप के क्रिकेट फाइनल में तो शायद देखो हमने बिल्कुल टीवी ठीक के ड्रामों है, में दुरुस्त नहीं बात देखा। है, दुरुस्त बात है। नज़र अब्बास साहब बात कर रहे थे कि एक रियल टैलेंट बैठा हुआ है, एक नई हालांकि जहद तो बड़ी पुरानी है, लेकिन जिस तरह इसको जिला बख्शी ज़िंदा किया। नज़र अब्बास साहब बात हालात पे हुई है, हमने बहुत से समाजी पहलुओं पे भी बात की है। जो इस वक्त हालात हैं, जो आपकी आंख देखती है, आप जो समझते हैं, उस पे कुछ बोलियां आपके अपने अंदाज में अता हो जाएं तो बहुत नवाजिश। आसफ़ा मरियम साहब की एक बोली है ज़फ़रवाल से, बहुत अच्छी शायरा है, मेरी मोहतरमा है, अदब की जगह। ओटी खोल के गाग पे अपना, हटी खोल के गाग पे अपना, ते मारे का दीद करीनी। अफजल अब्बास नार्वे से, उनकी एक बोली है, माँ पे बाज पे करे, हाँ माँ पे बाज, माँ पे बाज पे नाई दाना दी दरिया। और मेरे बड़े ही प्यारे भाइयों जैसे दोस्त हैं उमर मलक साहब, हाल मुकीम दुबई में, और बाकी भी सब परदेसियों के नाम बोली, बिलखसूस उमर भाई के नाम बोली है। उमर उमरादा दे के जोड़ा, हो उमर उमरादा दे के छोड़ा, जा पर नज़र साहब बहुत अच्छी, बहुत क्या कह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका नज़र अब्बास साहब। जवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। जय साहब, सर थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने टाइम दिया। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, हम आप सबके बहुत मशकूर हैं। इरशाद साहब आखिर में आज आपकी तरफ से कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरे ख्याल पैगाम सूरत अब्बास शाह साहब सब लोग दे चुके हैं कि खुशियाँ बाँटें, और बाँटने में ही राहत है, खुशी है, सुकून है, इत्मीनान है। तो वो हमें काम करना चाहिए। ईद के मौके पर ख़ास तौर पर ये खुशी का मौका है कि जब हम तकसीम करने वाले बनते हैं, तकसीम की तरफ आते हैं, तो खुशियाँ दौड़ दौड़ के हमारी तरफ आती हैं, और राहतें जो हैं हमारा इस्तकबाल करती हैं। हर मुसलमान, हर इंसान को, हर अच्छे इंसान को इसी के बारे में सोचना चाहिए, यही कुछ करना चाहिए। ये ईद है जो फिर सारा साल जारी रह सकती है, और हमें इसी की तरफ ही तवज्जो भी करनी चाहिए, और अपनी बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को इसकी तरफ मुतवज्जे भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। एक मरतबा आप सबको फिर से ईद मुबारक। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।